यस बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिम्बायोसिस। सेकंड टॉपिक इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस एक फिनोमिना है जिस फिनोमिना में टू ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। यहाँ पर टू ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या होगा बेटा इसका? अ रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स both are benefited to each other without any harm. Organisms are known as symbiotic organisms and phenomena is called symbiosis. For example, most popular example है between leguminous plant and Rhizobium bacterium. Here Rhizobium plant and another Rhizobium bacterium, two organisms, both are involved in symbiosis phenomena. देखते हैं बेटा, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक लेगुमिनस प्लांट है। इस लेगुमिनस प्लांट पर रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी रूट नोड्यूल्स में दिस इज रूट नोड्यूल and here Rhizobium bacteria present. Rhizobium bacteria perform nitrogen fixation. यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चेंज इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. दिस इज नाइट्राइट and this is nitrate. Atmospheric nitrogen
का फिक्सेशन जो होता है वो इसी रूट नोड्यूल पर होता है, और यही नाइट्राइट एंड नाइट्रेट प्लांट्स के लिए यूजेबल होती है, और प्लांट्स को बेनिफिट हो गया, बैक्टीरिया को रहने के लिए यहाँ पर शेल्टर मिल जाता है, बैक्टीरिया को रहने के लिए यहाँ पर शेल्टर मिल जाता है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो डेफिनेशन में हम लोगों ने यही लिखा था, अ रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर विदाउट एनी हार्म इज नोन एज symbiotic organisms, and phenomena is known as symbiosis. Phenomena is known as symbiosis. Another topic beta is saprophytic. सैप्रोफाइटिक, हम लोगों ने फंगस का नाम सुना होगा। जो फंगस होते हैं ये पर्टिकुलर सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। जो फंगस होते हैं ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनटेक करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, या इस तरीके के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। डेफिनेशन लिखते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स which intake their food from dead and decaying organic substance called saprotrophs. For example, all fungus, तो इनका जो नेचर होता है वो सैप्रोट्रॉफ्स का नेचर होता है। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें से ही ये अपना फूड इनटेक करते हैं, तो इसलिए इनको सैप्रोट्रॉफ्स में रखा गया है। सैप्रोट्रॉफ्स में रखा गया है। अब वन अनदर पार्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, वी आर होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम लोग परफॉर्म करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें होता क्या है, जब कोई ऑर्गेनिजम्स फूड को इंजेशन करता है और इंजेशन करने के बाद उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि यहाँ पर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये जो 5 स्टेप्स होते हैं उन 5 स्टेप्स को ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है।
इन सभी बातों से आप लोग जानते ही हैं, ये सारी बातें जो हम लोग जानते ही हैं, इन सभी चीज़ों से हम लोग वाकिफ हैं। इंजेशन का मीनिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब होता है लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेबल फूड्स, जो एब्जॉर्बेबल फूड्स होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो हमारा होता है इजेशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो वो जो हमारा पार्ट है उसको हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इजेशन कहा जाता है। तो यहां पर जो होलोजोइक की डेफिनेशन है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन की कंडीशन आती है, तो फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या कॉम्प्लेक्स फूड बाय इंजेशन एंड चेंज इनटू simple absorbable food, simple absorbable food by organisms is known as holozoic nutrition। क्या देखा बेटा? फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड बाय इंजेशन एंड चेंज इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग कॉमा अमोइबा एसेट्रा, these are example of holozoic nutrition। these are example of holozoic nutrition। तो holozoic nutrition में पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड बाय इंजेशन एंड चेंज इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड holozoic nutrition, is called holozoic nutrition, is called holozoic nutrition। For example, human being, amoeba, etc. For example, human being, amoeba, etc. they perform holozoic nutrition, they perform holozoic nutrition। तो यहाँ पर और भी हम लोग कुछ शॉर्ट में कुछ और भी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें और भी हैं, उनको भी हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा। तो हम लोग नोट में पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एक टॉपिक है आपका, वो याद रखना पड़ेगा आपको। एक होता है हार्बीवोर्स, ये सभी लोग जानते हैं, जो प्लांट्स को इनटेक करते हैं तो उनको हार्बीवोर्स कहा जाता है। तो दे ईट प्लांट, जो प्लांट्स को इनटेक करते हैं उनको हार्बीवोर्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा होता है कार्निवोर्स दे एट एनिमल्स, जो एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और थर्ड दिस वन इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फीड करते हैं, बोथ या इनटेक बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल बोथ इनटेक करते हैं तो उनको हार्बीवोरस ओमनीवोरस कहा जाता है।
तो दीज आर 3 टाइप कंडीशंस हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। हार्बीवोर्स का मीनिंग क्या होता है, कार्निवोर्स का मीनिंग क्या होता है, और ओमनिवोर्स का मीनिंग क्या होता है, वो आपको याद रखना है बेटा। कभी पूछा जा सकता है कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होता है, तो यू कैन एक्सप्लेन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हमारा पहले आया था कि नहीं आया था? अब हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। अब हम लोग अपने मॉड्यूल को फॉलो करते हैं। तो मॉड्यूल में जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, टॉपिक 1 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में जो चेंजेस होते हैं, कौन सा ऐसा लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल्स है जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है। तो ऑप्शंस में है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीजन एंड ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होता है वो हमारा होता है एक एटीपी के फॉर्म में जो केमिकल एनर्जी होता है, और वो जो लॉस होता है तो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है, तो वो हमारा होता है रेस्पायरेशन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारा जो है ना, ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है बॉम्बे, यानी कि बी। फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन सैप्रोफाइट्स, ईस्ट, एस्कैरिस, लीच एंड वल्चर। तो हम लोगों ने जाना है कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है फंगस वगैरह जो होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट जो है वो सैप्रोफाइट्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट। ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉप्स में? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, हाइड्रो वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस हमें सब कुछ चाहिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है? ऑटोट्रॉप भी होता है, हेटरोट्रॉप भी होता है। तो बैक्टीरिया में दोनों टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। देखिए, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको बताया था मैंने कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि वो जो फूड बनता है वो स्टार्च या ग्लूकोज के फॉर्म बनता है। और स्टार्च और ग्लूकोज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च और ग्लूकोज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो है स्टार्च, यानी कि सी ऑप्शन है, फिफ्थ का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फाउंड इन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी मैंने आपको बताया राइजोबियम है,
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन? देयर इज द 4 पार्ट, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, बट एक्सक्रीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि ऑप्शन इज डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ऑल ऑफ दिस। 8th डी। क्वेश्चन नंबर 9, लीच यानी कि हिरुडिनिया आर, लीच हिरुडिनिया आर, दिस इज अ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स। अभी मैंने आपको बताया था कि पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स में ये 2 कंडीशंस होती हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। तो लीच का एग्जांपल मैंने बताया था आपको, एक्टोपैरासाइट। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल स्टेम पैरासाइट? टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट, ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। दीज आर द प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। फर्स्ट इज टोटल रूट पैरासाइट एंड सेकंड इज टोटल स्टेम पैरासाइट। देखिए, टोटल रूट पैरासाइट एंड टोटल स्टेम पैरासाइट, जो टोटल रूट पैरासाइट होता है ना, जो टोटल रूट पैरासाइट होता है, इसमें पर्टिकुलर हमारा होता है रेफ्लिशिया, 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 रेफ्लिशिया आर्नोल्डी इसका पूरा नाम होता है। तो ये टोटल रूट पैरासाइट होता है। और टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल होता है कसकटा, कसकटा, कसकटा को ही हम बोलते हैं अमरबेल, और इसी को ही बोलते हैं आकाश बेल, इसी को बोलते हैं डॉडर, इसी को ही कहा जाता है डॉडर। इन सभी नाम से हम जानते हैं। तो टोटल स्टेम पैरासाइट ये है। तो हमारा क्वेश्चन था टोटल स्टेम पैरासाइट, तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आते हैं। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में अभी देखते हैं हम लोगों ने कौन सा पार्ट डिस्कस नहीं किया है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रिशन? ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें से हम कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड डिफाइन द एग्जाम्पल्स, डिफाइन द एग्जाम्पल्स। तो ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। जैसा कि देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, इंसेक्ट वोर्स, जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। तो दोज प्लांट ग्रो इन मार्सी प्लेसेस वेयर नाइट्रोजन डेफिशिट, so these plant intake insects to fulfill nitrogen in plant body, इसलिए वो नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को स्वैलो करते हैं या इंसेक्ट को इनटेक कर लेते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, इसी को हम निपैंथीज बोलते हैं। निपैंथीज ये हमारा होता है पिचर प्लांट। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये कैसा प्लांट है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो फिर से सुन लीजिएगा, इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या होता है? दोज प्लांट इनटेक इंसेक्ट्स, they fulfill nitrogen in plant's body because they grow in swampy or marshy places where nitrogen deficit,
where nitrogen deficient. So these plant are called insectivorous plant, इसलिए इनको insectivorous plant कहा जाता है. Understood बेटा? Question next. What are the necessary condition for autotrophic nutrition? What are its byproduct? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑटोट्रॉफ्स के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अनदर इज सनलाइट, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स. दीज आर नेसेसरी कंपोनेंट्स इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, नेक्स्ट, why it is said to the animal derive energy ultimately from the sun? देखिए, sun is the source of energy. Sun is the source of energy. Green plant perform photosynthesis in the presence of sunlight. They prepare their food in the form of starch and glucose. This starch is stored in the seeds or plants, and plants intake by the animals. Plants intake by the animals. तो प्लांट्स को क्या हो जाती है, एक एनर्जी मिल जाती है. एनर्जी मिल, प्लांट्स को एक एनर्जी मिला सनलाइट से, और वो एनर्जी प्लांट में स्टोर हुआ, फिर प्लांट से एनिमल्स को मिल गया. तो इस तरीके से एक एनर्जी का जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है. इसीलिए इसको हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन को माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? वेदर समथिंग इज अलाइव. एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये. एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? इसका आंसर हम लोग देखते हैं बेटा.